So, our next topic is coupled oscillations. I just consider examples. First of all, suppose आपके पास एक पेंडुलम है और उसके साथ एक और पेंडुलम है और इन दोनों को मैंने बीच में स्प्रिंग लगा दिया। तो सपोज एक पेंडुलम को मैं कुछ डिस्प्लेसमेंट देता हूँ अबाउट मीन पोजीशन, तो जब ये डिस्प्लेस करेगा तो स्प्रिंग की एक्सटेंशन और कंप्रेशन हो सकती है, और अगर ऐसा होगा तो ये ऑसिलेट करते करते अपनी एनर्जी दूसरे पेंडुलम को दे देगा। या फिर दोनों भी ऑसिलेट कर रहे हों तो एक पेंडुलम दूसरे पेंडुलम को, पेंडुलम नंबर 1 पेंडुलम नंबर 2 को, और पेंडुलम नंबर 2 पेंडुलम नंबर 1 को अपनी एनर्जी दे सकता है। एंड दैट्स हाउ इट विल इन्फ्लुएंस द ऑसिलेशंस। एक दूसरे की दूसरे पहले की ऑसिलेशंस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये इनको हम क्या बोलेंगे? दे आर कपल्ड ऑसिलेटर्स। इवन अगर मैं इस तरीके से दो पेंडुलम भी कंसिडर कर लेता हूँ और उसको एक स्टैंड में लगा देता हूँ, सपोज मैंने प्रॉपर स्टैंड बना दिया और दो पेंडुलम यहाँ मैंने सस्पेंड कर दिए, इवन बीच में मैं कुछ भी नहीं लगाता हूँ, और एक को सपोज मैं ऐसे ऑसिलेट करवाता हूँ, तो विद टाइम आप क्या देखोगे? आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना चाहे। विद टाइम आप क्या देखोगे? इसकी ऑसिलेशंस जो हैं वो धीमी पड़ जाएंगी, स्लो हो जाएंगी, रादर एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा और ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। कुछ टाइम पर इसकी ऑसिलेशन बंद हो जाएंगी और इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। फिर दोबारा इसका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा और इसका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो जहाँ हमने बांध रखा है, ये कॉमन जो ऊपर स्ट्रिप है जिसके ऊपर हमने इन दोनों को सस्पेंड किया हुआ है, तो इस स्ट्रिप के ज़रिए भी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी पॉसिबल है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ। तो ये भी कपल्ड ऑसिलेटर ही एक किस्म से माना जाएगा। आप ये चीज़ करके भी देख लीजिएगा चाहे। थर्ड अगर मैं केस कंसिडर करूं, सपोज आपके पास एक एलसी सर्किट है, उसके सामने मैंने एक और एलसी सर्किट रख दिया। ठीक है, और इनका जो कोर है वो कॉमन कर दिया मैंने। ठीक है, तो जब हमने कोर मतलब दे आर वाउंड ऑन अ सेम, सपोज आयरन कोर आप कंसिडर कर लें ऐसे, और दूसरा ऐसे। ठीक है, और ये आपके पास एलसी सर्किट, ये दूसरा एलसी सर्किट, आप ऐसा कह सकते हैं। या फिर आप कोर ऐसे बना लें पहले, फिर एक को यहाँ वाउंड कर दें, एक को यहाँ वाउंड कर दें, और ये एलसी सर्किट बना लें। तो इन बोथ केसेस सपोज मैंने एक कैपेसिटर को चार्ज दे दिया। ठीक है, मैक्सिमम जो देना था। उसके बाद क्या होगा? वो चार्ज डिस्चार्ज होगा थ्रू द इंडक्टर, और ये जब चेंजिंग फ्लक्स इसमें आएगा, क्योंकि करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ भी हम कपल करवा देंगे। म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू क्या होगा? इसमें भी आपके पास ईएमएफ डेवलप हो जाएगा और इसमें भी करंट डेवलप हो जाएगा, और उससे क्या है कि इस कैपेसिटर प्लेट्स की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर इसकी ऑसिलेशन ख़त्म हो जाएंगी और ये मैक्सिमम चार्ज हो चुका होगा। देन इट विल डिस्चार्ज रिवर्सेंस, फिर ये अपनी एनर्जीज को देगा। तो दोनों ऑसिलेटर्स में, एलसी सर्किट्स में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा। इनको भी हम क्या बोलेंगे? द कपल्ड ऑसिलेटर्स। जो कपलिंग है वो ज़रूरी नहीं कि इंडक्टर्स के ज़रिए हो। ठीक है, इसको बोलेंगे इंडक्टिव कपलिंग। दिस विल बी कॉल्ड एज इंडक्टिव कपलिंग। आप एक कैपेसिटर कॉमन करके और इंडक्टर्स दोनों साइड लगा सकते हो।
तो इसमें कैपेसिटर कॉमन आ गया, एक ये एलसी सर्किट बन गया और एक एलसी सर्किट बन गया, इसको बोलेंगे कैपेसिटिव कप। सो इट विल बी कैपेसिटिवली कपल्ड। ठीक है, कैपेसिटर कॉमन आ गया दोनों एलसी सर्किट्स में। मेन चीज क्या है, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द ऑसिलेटर 1 एंड ऑसिलेटर 2। सो two or more oscillators linked together in such a way that there is exchange of energy takes place between them, they are called coupled oscillators. Examples अभी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, क्या कि आप दो पेंडुलम को स्प्रिंग के थ्रू कपल कर सकते हैं, दो एलसी सर्किट्स को इंडक्टिवली कपल कर सकते हैं, और दो आप एलसी सर्किट्स को कैपेसिटिवली कपल कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स अभी जो मैंने आपको बताए ऐसे। और अगर मैं बात करूं कि भाई सॉलिड में आपके पास क्या होता है, इन सॉलिड्स वी हैव लार्ज नंबर ऑफ एटम्स जॉइन टुगेदर। ये वन डायमेंशनल बताया, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। ठीक है, इस तरीके से एटम्स हो सकते हैं, लेकिन मैं वन डायमेंशनल की बात करूं, एक ही डायमेंशन के अलॉन्ग, तो एटम्स क्या होते हैं, दे आर कपल्ड बिकॉज इनमें एक्सचेंज फोर्सेस होती हैं, तो इसमें 1 2 3 4 बहुत सारे एटम्स कपल्ड हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि दो ही ऑसिलेटर्स, देयर विल बी स्प्रिंग काइंड ऑफ एक्शन बिटवीन द एटम्स, क्योंकि आप क्या है, जब एटम्स को क्लोज लेके आते हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं, भाई दूर जाओ। अगर मीन पोजीशन ये है सपोज, तो देयर इज बैलेंस बिटवीन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। तो अगर पास आ जाते हैं, ठीक है, ये एटम्स, तो रिपल्सिव फोर्सेस बोलेंगी मीन पोजीशन पर जाओ, और अगर दूर हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बोलेंगी मीन पोजीशन पर आओ। तो दिस विल बी अ स्प्रिंग काइंड ऑफ एक्शन बिटवीन देम, हर एक पेयर के बीच में अगर बात की जाए। तो आपके पास बहुत सारे एटम्स, दे कैन बी कपल्ड। तो बहुत सारे एटम्स को भी आप कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वक्त हम सिंप्लिसिटी के लिए दो ऑसिलेटर्स को ही कपल कर रहे हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ मासेस अटैच टू अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, आप ऐसा भी स्ट्रिंग के थ्रू भी बात कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने स्ट्रिंग में बहुत सारे एटम्स को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, एटम्स के बजाय मासेस को क्या कर दिया, अटैच कर दिया है, तो दे विल बी द कपल्ड ऑसिलेटर। बहुत सारे ऑसिलेटर्स भी आप कपल कर सकते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया कि एटम्स दे आर कपल्ड टुगेदर इन अ सॉलिड, ये भी एक एग्जांपल है। बहुत सारे ऑसिलेटर्स ये कपल्ड हैं इस केस में। फिर अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कपल्ड टुगेदर इन अ सॉलिड। अब जब ये ऑसिलेट करेंगे, उनकी ऑसिलेशंस किस तरीके से हो सकती हैं, जिस तरीके से द मैनर विच दे ऑसिलेट, द मैनर इज कॉल्ड मोड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोड। द मैनर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर इज टर्म्ड एज मोड। और अगर वो तरीका, अगर वो मोड कैसा है, दैट इज हार्मोनिक। हार्मोनिक मीन्स स्मूथ वेरिएशन। ठीक है, कि सपोज आपके पास ये पेंडुलम है और ये कपल्ड है बाय स्प्रिंग, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से दोनों का रादर, ठीक है, दोनों ऑसिलेटर्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ग्रेजुअली चेंज करेगा, स्मूथ वेरिएशन होगा इसका, फटाफट नहीं। ठीक है, तो इसका भी स्मूथ वेरिएशन होगा और इसका भी स्मूथ वेरिएशन होगा। और अगर ऐसा होता है तो दिस मोड विल बी कॉल्ड अ नॉर्मल मोड। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल मोड। तो मैनर ऑफ द ऑसिलेटर, ये मैंने आपको बता दिया, इसको मोड बोलते हैं। ठीक है, द हार्मोनिक मोड्स, उसको ये आपके पास हार्मोनिक मोड बने। ठीक है, अगर वेरिएशन स्मूथ है, साइन या कोसाइन फॉर्म में आप बता सकते हैं, दे विल बी कॉल्ड नॉर्मल मोड्स। हम अलग से पूरा इसको डिस्कस करेंगे। ईच हार्मोनिक मोड इज डिस्क्राइब्ड बाय नॉर्मल कोऑर्डिनेट। तो आप जो सबसे पहली डेफिनेशन है दैट इज नॉर्मल कोऑर्डिनेट, कि आप उन नॉर्मल मोड्स को किन पैरामीटर्स से बताते हैं। तो दे आर द पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ विच हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऑफ कपल्ड सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड as a set of linear differential equations
विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाएंगे, तो उसमें कितने कोऑर्डिनेट्स की हम बात करेंगे, कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की रादर हम बात करेंगे। द कोऑर्डिनेट्स विल बी कॉल्ड नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, द मोड्स विल बी कॉल्ड नॉर्मल मोड्स, ठीक है। हार्मोनिक जो मोड्स हैं उनको हम नॉर्मल मोड्स बोलेंगे, और कोई और अगर मोड है, ठीक है, वो हार्मोनिक नहीं होगा तो उसको भी हम रिप्रेजेंट करने की बाद में कोशिश करेंगे। नॉर्मल मोड्स की अपनी सिग्निफिकेंस भी रहेगी, वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो ईच मोड इज डिस्क्राइब्ड बाय, ईच हार्मोनिक मोड इज डिस्क्राइब्ड बाय वन कोऑर्डिनेट एंड नंबर ऑफ, और कितने उसमें हार्मोनिक मोड्स हो सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द ऑसिलेटर्स। जितने ऑसिलेटर्स होंगे उतने नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे मैं अभी बात करूं कि आपके पास दो पेंडुलम है, ठीक है, कपल्ड हैं, तो इसमें दो नॉर्मल मोड्स होंगे, दो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हियर विल बी टू नॉर्मल मोड्स, और अगर तीन ऑसिलेटर आ जाएं, एक और मैं साथ में कपल कर दूं बाय अ स्प्रिंग, ठीक है, तो तीन हो जाएंगे, तो इसमें तीन नॉर्मल मोड्स हो जाएंगे, तो तीन नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स भी हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका मतलब है कितने नॉर्मल मोड्स होंगे, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द ऑसिलेटर्स कपल टुगेदर, और उतने ही आपके पास नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स होंगे। और हर एक नॉर्मल मोड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी होगी, एंड दैट विल बी कॉल्ड द नॉर्मल फ्रिक्वेंसी, नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसी रादर, ठीक है। तो ये नॉर्मल फ्रिक्वेंसी या नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसी कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी, उस मोड की फ्रिक्वेंसी जो हार्मोनिक मोड है, और कितनी वो मोड्स हैं, दे आर द इक्वल टू द नंबर ऑफ द ऑसिलेटर्स कपल्ड टुगेदर। तो उसकी बातें भी हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच सिस्टम कैन स्टोर एनर्जी, तो उनको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, उसकी डिस्कशंस भी हम करेंगे। हाँ, नॉर्मल मोड्स की क्या सिग्निफिकेंस निकल के आएगी। सपोज हम ऐसे मोड की बात कर रहे हैं विच इज़ नॉट नॉर्मल मोड, एनी अदर मोड, मतलब एनी मोड कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन और सुपरपोजिशन। आप लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो और आप सुपरपोजिशन भी लिख सकते हो ऑफ नॉर्मल मोड्स। जो भी इसके सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, नॉर्मल जो मोड्स हैं उनके जो भी सॉल्यूशंस होंगे, उन सॉल्यूशंस की टर्म्स में, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, उनके सुपरपोजिशन की फॉर्म में आप किसी भी मोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉर्मल मोड, जो बाद में मैंने बताया होगा किसी ना किसी पेज के ऊपर, लेकिन वो सिग्निफिकेंस रहेगा, तो वो सिग्निफिकेंस की टर्म्स में लिखा होगा। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको सारी क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। नाउ वी आर कंसिडरिंग स्टिफनेस कपल्ड सिंपल पेंडुलम्स। तो अभी मैंने जो आपको बताया था कि आप दो पेंडुलम कंसिडर करते हैं, ठीक है, हर एक पेंडुलम की हमने एक जैसे पेंडुलम कंसिडर कर लिए सिंप्लिसिटी के लिए, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। हर एक की लेंथ हमने एल कंसिडर कर ली, और ये ए और बी जो दो बॉब्स हैं पेंडुलम्स के, उनका मास भी हमने सेम कंसिडर कर लिया, दैट इज एम, स्मॉल एम। और इसके बीच जो हमने स्प्रिंग लगा रखा है उसका स्टिफनेस कांस्टेंट कितना है, सपोज दैट इज एस। तो टू आइडेंटिकल पेंडुलम्स ए एंड बी कपल बाय वेटलेस स्प्रिंग। स्प्रिंग का वेट होता है वैसे, लेकिन इस वक्त हम सिंप्लिसिटी के लिए स्प्रिंग का कोई वेट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और स्प्रिंग का जो स्टिफनेस कांस्टेंट है दैट इज एस, ठीक है। और फिर आप बात कर रहे हैं कि दोनों को हमने डिस्प्लेस कर दिया, सपोज दिस इज द मीन पोजीशन एक पहले पेंडुलम के लिए, दिस इज द मीन पोजीशन दूसरे पेंडुलम के लिए। तो ये डॉटेड में जो हमने मेंशन किया दैट इज द मीन पोजीशन दोनों के लिए, और ये जो एक पेंडुलम है उसकी डिस्प्लेसमेंट हमने ये y कंसिडर की है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट हमने x कंसिडर कर रही है। इस वक्त हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन y। अगर x y से ज़्यादा है तो इसका मतलब है
इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ गया है, इसका मतलब स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो गया है। अगर एक्स वाई से कम हो जाएगा तो इनमें रिलेटिव डिस्टेंस दोनों पेंडुलम्स के बीच में कम हो जाएगा, दैट मीन्स स्प्रिंग क्या है वो कंप्रेस हो जाएगा। तो इस वक्त हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई, मतलब देयर इज स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। सपोज ये भी 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दूं, ये भी 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दूं, तो स्प्रिंग का जो ना तो स्ट्रेचिंग होगी, ना तो ये स्ट्रेच होगा, ना ये कंप्रेस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पेंडुलम्स के बीच में डिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं। अगर दोनों पेंडुलम्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होता तो इसकी स्ट्रेचिंग नहीं होगी। तब ये दोनों पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करेंगे जैसे ही इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट कर रहे हो, तो स्प्रिंग का कोई रोल नहीं रहेगा, दैट मीन्स कोई स्टिफनेस कपलिंग एज सच इसमें नहीं है फिर। तो इस वक्त हम स्टिफनेस कपलिंग कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट अपना रोल प्ले करेगा। और वो कब करेगा, जब दोनों पेंडुलम्स की डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल बराबर नहीं होगी। अगर बराबर हो जाएंगी तो वो भी एक केस है, वो अलग से हम वो भी इसका पार्ट है, उसमें कोई शक नहीं, तो वो उसका बिहेवियर कैसे होगा। लेकिन अगर ये दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम सेंस में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में और बराबर हो जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई इन दोनों में स्टिफनेस रोल प्ले नहीं कर रहा है। वो भी एक हार्मोनिक मोड होगा, बात अलग, लेकिन उसमें स्टिफनेस अपना रोल प्ले नहीं करेगा। उसको भी हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो m इज द मास ऑफ द ईच पेंडुलम व्हेन कपल्ड पेंडुलम इज डिस्टर्ब फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंडुलम b, ठीक है, ये पेंडुलम b जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट x है और पेंडुलम a की डिस्प्लेसमेंट y है। और स्प्रिंग के जो स्ट्रेचिंग है वो x माइनस वाई है, ठीक है, x ग्रेटर देन y हमने कंसिडर किया है। अब थोड़ा सा आपको पहले से जो पता होना चाहिए वो क्या, कि अगर आप सिंपल पेंडुलम कंसिडर करते हैं तो इस सिंपल पेंडुलम में कैसे होता है कि जैसे मैं कहूँ कि भाई ये आपके पास मीन पोजीशन है और सिंपल पेंडुलम ये आपने थीटा एंगल पर कंसिडर कर लिया, तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg, और ये एंगल भी आपके पास सेम थीटा। एक फोर्स होती है टेंशन इन द स्ट्रिंग जो टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होती है। अब इस mg के आप दो कंपोनेंट्स बनाते हो, या आपने +1 या +2 में ज़रूर पढ़ा होगा, और वो कंपोनेंट्स एक आता है mg cos थीटा। ये mg cos थीटा क्या करता है, टेंशन को बैलेंस करता है। और एक कंपोनेंट आपके पास इस साइड बनेगा विच विल बी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, और वो होगा mg sin थीटा। और इसकी कोशिश क्या होगी कि ये पेंडुलम वापस आए कहाँ, मीन पोजीशन पर। दैट मीन्स दिस फोर्स दैट एक्ट्स एज अ रेस्टोरिंग फोर्स। तो हम रेस्टोरिंग फोर्स फिर सिंपल पेंडुलम के लिए क्या कैसे बोलते हैं, mg sin थीटा, और नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि इस फोर्स की कोशिश क्या है, इस फोर्स की टेंडेंसी क्या, इस फोर्स की कोशिश है टू ब्रिंग द पेंडुलम बैक टू द मीन पोजीशन, ठीक है, वापस लाने की। इसीलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि इस f ने क्या करना है, थीटा को कम करना है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया, टेक्निकली लगाया मतलब। नाउ इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। अगर थीटा कम है तो हम ऐसा ही कंसिडर करते हैं, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये थीटा आ जाता है। सपोज दिस डिस्प्लेसमेंट इज x, दिस लेंथ इज l, ठीक है, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस। तो आर्क कितनी, x के बराबर, और रेडियस कितना, इस l के बराबर आ जाएगा। तो इट विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय l। तो ये क्या बन जाएगा, -mg(x) डिवाइडेड बाय l। दिस विल बी द रेस्टोरिंग फोर्स। लेकिन इस केस में याद रहे कि हमने थीटा को बहुत कम कंसिडर किया है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तभी आप साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा कर पाएंगे, और जब ये नियरली इक्वल टू थीटा होगा तभी ये रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x हो पाएगा, और तभी ये सिंपल हार्मोनिक हो पाएगा। अदरवाइज अगर थीटा आपके पास बड़ा हुआ तो साइन थीटा की एक्सपेंशन आपको पता है, साइन थीटा इज थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 बाय 5 फैक्टोरियल सो ऑन।
तब आपको हायर ऑर्डर टर्म्स भी लेनी पड़ेंगी और फिर ये थीटा क्यूब थीटा 5 यहाँ आएंगे और ये एक्स नहीं एक्स क्यूब एक्स 5 ये भी बनेगा। तो ये मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं रहेगी। तो SHM करने के लिए हम ऐसी बात कर रहे हैं। तो आपके पास ये f इक्वल्स टू माइनस एम जी एक्स बाय एल तब बनेगा व्हेन थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ये सारी चीज़ मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन कर दी। तो व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग, ठीक है, दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और दूसरी बात, स्प्रिंग भी एक्सटेंड और कंप्रेस होगा तो उसका कंप्रेशन या एक्सटेंशन x माइनस वाई या y माइनस एक्स वट एवर, इस वक्त हम एक्सटेंशन कंसिडर कर रहे हैं x माइनस वाई, तो वो एक्सटेंशन रोल प्ले करेगा रेस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग ने भी चाहना है क्या कि वो भी अपनी इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन में आए। तो आपके पास दो फोर्सेस हैं जो रेस्टोरिंग फोर्स का काम करेंगी। वन इज द वेट या ग्रेविटी की वजह से एंड अदर इज द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। तो जब मैं पहले पेंडुलम के लिए बात करूंगा, आपके पास दो पेंडुलम है, एक की डिस्प्लेसमेंट आपके पास x है, एक की डिस्प्लेसमेंट आपके पास y है। तो रेस्टोरिंग फोर्सेस क्या होंगी, माइनस एम जी एक्स बाय एल पहले के लिए, माइनस एम जी वाई बाय एल दूसरे के लिए। और जहाँ तक सवाल इलास्टिसिटी की वजह से रेस्टोरिंग फोर्स का है, आपको पता है कि वो भी किसके बराबर होता है, दैट इज F प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन और कंप्रेशन। और यहाँ आपके पास एक्सटेंशन कितनी है, दैट इज x माइनस वाई। और स्प्रिंग कांस्टेंट फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी बनेगा और इक्वल टू लगाएंगे और साथ में नेगेटिव साइन होगा। नेगेटिव साइन का मतलब वही कि इसकी कोशिश क्या है, टू ब्रिंग द सिस्टम बैक टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये रेस्टोरिंग फोर्स दोनों पेंडुलम के लिए अलग तरीके से बिहेव करेगा। एक के लिए कोशिश अलग होगी और दूसरे के लिए कोशिश अलग होगी। उस चीज़ को आप ज़रा देखिए, क्योंकि आपके पास ये स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ है तो इसकी कोशिश क्या होगी कि भाई कंप्रेस होते हैं वापस। तो ये वापस होने के लिए, मतलब स्प्रिंग के लिए मैंने एरोज लगाए फोर्सेस के लिए, तो ये वाली फोर्स इस वाले बी पेंडुलम के लिए क्या होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और ए पेंडुलम के लिए क्या होगी, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इसके लिए मुझे अगर बात करनी पड़े तो यहाँ आपके पास ये जो फोर्स है S x माइनस वाई, ये क्या करेगा, रेस्टोरिंग फोर्स इसको सपोर्ट करेगा अवे फ्रॉम मोशन जाने के लिए। और इसके लिए S x माइनस वाई ये नेगेटिव साइन लगाएंगे बिकॉज इट विल बी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, इट विल बी अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इट विल बी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो अकॉर्डिंगली इन फोर्सेस को आप समझ जाइए, ठीक है।